Now, today our second chapter on business studies, class 12, and the topic is staff selection. Now, before discussing the staff selection, मैंने आपको इसके पहले एक टॉपिक भेजा था जो था रिक्रूटमेंट, जो मैंने वीडियो बनाया था। और रिक्रूटमेंट पहला प्रोसेस होता है, पहला स्टेप होता है सिलेक्शन का, और सिलेक्शन का शुरुआती होता है रिक्रूटमेंट के बाद। तो थोड़ा सा मैं इसमें डेफिनेशन पे स्ट्रेस करता हूं। देखो यहाँ पे लिखा है, स्टाफ सिलेक्शन इज द प्रोसेस ऑफ केयरफुल स्क्रीनिंग ऑफ ऑल द अवेलेबल कैंडिडेट्स। देखो अवेलेबल कैंडिडेट्स मतलब क्या, हमने रिक्रूटमेंट में क्या सीखा था कि जो लोग को लगता है कि उनको जॉब चाहिए दे कैन अप्लाई। तो जो लोग ने यहां पर अप्लाई किया होगा, जो भी सुटेबल कैंडिडेट्स होंगे जिन्होंने अप्लाई किया होगा, तो हमारा काम क्या है, एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द जॉब, जो भी क्वालिफिकेशंस मुझे चाहिए एक सुटेबल कैंडिडेट में, उसकी सबसे पहले स्क्रीनिंग होगी। तो ये कहते हैं स्क्रीनिंग, टू चूज द मोस्ट सुटेबल वंस टू फिल द जॉब वैकेंसीज। तो जो बहुत सुटेबल कैंडिडेट्स होंगे, जिनके पास रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशंस होंगी रिगार्डिंग द जॉब, उनको पहले हम अलग कर लेंगे। अब स्क्रीनिंग में क्या क्या चीज देखेंगे, क्वालिफिकेशन तो मैंने कहा, उसके अलावा क्या क्या, तो जो जॉब का रिक्वायरमेंट होता है। तो बेसिकली एक जॉब का रिक्वायरमेंट क्या क्या हो सकता है, देखो मैंने अलग से लिखा है। एक होता है क्वालिफिकेशन, दूसरा होता है एक्सपीरियंस। ऑब्वियसली ना, कोई भी जॉब हम आपको देंगे तो हमको ये जानना जरूरी होता है कि पहले भी आपने वैसा काम किया है या नहीं किया है। तो अगर कोई बंदा पहले से वो काम करके आया है तो एटलीस्ट मेरे को उस काम के लिए उसको ट्रेनिंग नहीं देना पड़ेगा। तो एक्सपीरियंस बहुत मैटर करता है। नेक्स्ट होता है बैकग्राउंड, आप किस बैकग्राउंड से आए हैं, कोई रेफरेंसेस वगैरह आपके पास है या नहीं है, किसी ने आपको यहाँ पर भेजा है या नहीं भेजा है, पहले आप कहाँ काम करते थे, तो ये सब मैटर करता है आपके बैकग्राउंड में। आपका एटीट्यूड कैसा है, आपका पर्सनैलिटी फिजिक कैसा है, आपका बोलने का एक्सेंट कैसा है, आपका हर एक चीज उसमें देखा जाता है। तो ये सब चीजें हम बाद में कुछ टेस्ट होते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर में आएंगे तो वहां पे लोग चेकआउट कर लेता है। एंड अदर ट्रेड्स मींस अदर क्वालिटीज ऑफ कैंडिडेट्स आर कंपेयर्ड। तो आपकी इन सब क्वालिटीज को देखने के बाद हम कंपेयर करेंगे विद द रिक्वायरमेंट ऑफ द जॉब, कि भाई जॉब के हिसाब से मुझे क्या क्या चाहिए। तो जिस बंदों में ये सब चीजें होंगी उनको हम क्या करेंगे, सिलेक्शन के लिए सिलेक्ट कर लेंगे। भाई आप लोगों में से अब इंटरव्यू शुरू होगा, और जिनके पास ये चीजें नहीं होंगी उनको हम क्या करेंगे, दे कैन गो। तो यहां पर दो बातें हो जाती हैं, दोज हु आर टू बी एम्प्लॉयड, मतलब अभी किसी को नौकरी नहीं दिया गया है, उनको ये कहा जाएगा कि सिलेक्शन प्रोसीजर के लिए आप लोग सिलेक्ट हो चुके हैं। तो उन लोग को हम लोग मतलब टेस्ट वगैरह लेंगे, बाद में देखा जाएगा उसमें से कौन चुना जाएगा नहीं चुना जाएगा। लेकिन एटलीस्ट जिनके पास ये क्वालिटीज हैं, मींस दोस कैंडिडेट्स हु पॉजेस सच क्वालिटीज रिगार्डिंग द जॉब, तो उनको तो हम रख लेंगे, और जिनके पास नहीं है उनको हम कह देंगे कि आपको यहां से जाना होगा, मींस दे आर रिजेक्टेड ऑन द स्क्रीनिंग। नाउ द फीचर्स ऑफ सिलेक्शन, स्टाफ सिलेक्शन का फीचर्स देखो क्या क्या होता है। पहला बात देखो यहां पे क्या लिखा है, स्टाफ सिलेक्शन इज द प्रोसेस कंसिस्टिंग ऑफ सेवरल इंटर रिलेटेड स्टेप्स। देखो ये तो बात सही है ना कि कोई भी बंदा में अगर क्वालिफिकेशन है, एक्सपीरियंस है, ट्रेंड है, अच्छा पर्सनैलिटी है, एटीट्यूड है, अच्छे बैकग्राउंड से आया, तो कई बार ऐसा तो हो ही सकता है कि ये सारी क्वालिटीज 2 या 3 बंदे में हो। तो उस वक्त क्या होता है, 3-4 जन में से किसी एक को सिलेक्ट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ऑब्वियसली ना, सिलेक्शन प्रोसेस कोई एक स्टेप नहीं है, उसमें काफी इंटर रिलेटेड स्टेप्स होते हैं, जिसके बाद ही पता चल पाता है सबसे सुटेबल कौन है, उसके बाद ही उसका सिलेक्शन होता है। तो सिलेक्शन प्रोसेस हमेशा कंसिस्ट रहता है सेवरल स्टेप्स के। नंबर 2 देखो क्या लिखा हुआ है, इट इज कंसिडर्ड एज ए नेगेटिव प्रोसेस। कुछ लोग ना सिलेक्शन प्रोसेस को नेगेटिव कहते हैं। अब कोई बंदा पूछेगा भाई सर नेगेटिव क्यों बोलते हैं, देखो ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जहां पे हजारों लोग अप्लाई करते हैं, और उनमें से पोस्ट के हिसाब से या वैकेंसी के हिसाब से सिलेक्शन होता है। अब सोचो किसी कंपनी में 20 पोस्ट खाली थे, अप्लाई करने वाले हजारों लोग थे, सिलेक्ट तो सिर्फ 20 ही होंगे ना, और कई ज्यादा गुना, कितना मल्टीपल आप कर लो उतने क्या हो जाएंगे, रिजेक्ट हो जाते हैं। तो ऑब्वियसली इसको क्या कहा जाता है, नेगेटिव प्रोसेस कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे सिलेक्शन वाले का क्वांटिटी हमेशा कम रहता है और डिस्क्वालिफाइड होने वालों की संख्या काफी ज्यादा होती है।
पॉइंट नंबर 3 है इट इज डन आफ्टर रिक्रूटमेंट। तो मैंने पहले ही कहा था, जब तक लोग आपके पास अप्लाई नहीं करेंगे तो आप सिलेक्शन करोगे कैसे? आपके पास ऑप्शंस तो होने चाहिए। तो सबसे पहले क्या होता है? रिक्रूटमेंट होता है। रिक्रूटमेंट का मतलब मैंने पहले भी समझाया था पिछले क्लास में, जहां पे हम लोग स्टिमुलेट करते हैं सुटेबल कैंडिडेट्स को टू अप्लाई फॉर द जॉब। उसके बाद देखो, फोर्थ है मैचिंग द कैंडिडेट विद द जॉब। सबसे बड़ी बात ये होती है कि जब लोग अप्लाई कर देते हैं तो मेरे पास एप्लीकेशंस तो आ जाते हैं। अब एप्लीकेशंस में उनकी क्वालिफिकेशंस भी बोली रहती है, तो उसके हिसाब से मुझे मैचिंग करना पड़ता है कि जॉब का रिक्वायरमेंट क्या क्या है और एक कैंडिडेट क्या क्या क्वालिटीज को पॉजेस करता है, उसकी क्या क्वालिफिकेशंस है, क्या बैकग्राउंड है, क्या एक्सपीरियंस है और मेरी रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है। तो जो लोग जिस जॉब के लिए सुटेबल लगते हैं उनको हम लोग स्क्रीन कर लेते हैं, अलग कर लेते हैं। फिर क्या होता है? राइट टाइप ऑफ पीपल हु कैन एफिशिएंटली परफॉर्म द जॉब असाइन टू देम। देखो लास्ट पॉइंट ये है, इसमें मैंने क्या कहा? राइट टाइप ऑफ पीपल हु कैन एफिशिएंटली परफॉर्म द जॉब। जब आपको लगे कि भाई कौन कौन इंसान ऐसे हैं जो राइट पर्सन है, राइट पर्सन मींस इन द सेंस जो क्वालिटीज हमको चाहिए, अगर उनके पास वो जॉब है, वो क्वालिटीज हैं, तो मुझे ये देखना पड़ता है कि वो अपने काम को कितने अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो इसीलिए कहा है राइट टाइप ऑफ पीपल शुड बी सिलेक्टेड हु कैन एफिशिएंटली परफॉर्म द जॉब असाइन टू देम। तो ये मेरा था लास्ट पॉइंट रिगार्डिंग द फीचर्स ऑफ सिलेक्शन प्रोसीजर। नाउ द स्टेप्स इन द सिलेक्शन प्रोसेस। देखो सबसे बड़ा क्वेश्चन और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिगार्डिंग द एग्जामिनेशन इस चैप्टर से हमेशा यही रहते हैं। प्रोसेस में देखो क्या क्या स्टेप्स फॉलो करता है। कोई भी कंपनी जब सिलेक्शन प्रोसीजर स्टार्ट करेगा तो वो क्या क्या स्टेप्स फॉलो करेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल इज द प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग। क्या मतलब होता है प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग का? देखो मैंने पहले भी आपको कहा था कि जब भी किसी भी कंपनी में या किसी फर्म में अगर वैकेंसीज दिखती हैं तो हजारों लोग उसमें अप्लाई करते हैं। तो यहां पे बोला है दिस इज एसेंशियली टू चेक वेदर द कैंडिडेट फुलफिल्स द मिनिमम क्वालिफिकेशन। तो सबसे पहले क्या होता है, इतनी बड़ी भीड़ को संभालना किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं होगा। ये पॉसिबल नहीं है कि ईच एंड एवरी वन का मैं इंटरव्यू लूं। तो सबसे पहला काम क्या होता है कि प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग कर दो। मतलब जिसके पास रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन नहीं है उनको पहले ही क्या कर देते हैं हम लोग? वीड आउट कर देते हैं। देखो यहाँ पे लिखा है द प्रीलिमिनरी इंटरव्यू इज जनरली क्वाइट ब्रीफ। बड़ा छोटा सा इंटरव्यू होता है। उस इंटरव्यू में कोई भी रिसेप्शनिस्ट होती है, कोई भी काउंटर पे जो अदर ऑफिसर्स होते हैं, जस्ट वो खाली इतना पूछते हैं कि भाई आपके पास ये क्वालिफिकेशन है या नहीं, आपके पास ये एक्सपीरियंस है या नहीं, जो भी क्राइटेरिया रहता है जॉब रिक्वायरमेंट का, अगर उनके पास एक भी चीज ना हो तो उनको तुरंत कह दिया जाता है कि यू आर नॉट सुटेबल फॉर दिस जॉब एंड यू मे गो। तो और सम अदर ऑफिशियल्स, तो कैंडिडेट्स क्या करते हैं उस वक्त देख लेते हैं ऑफिसर्स कि ये कैंडिडेट मेरे लिए वर्थ वाइल है या नहीं है। तो जो लोग मेरे काम का नहीं होता है हम उनको तुरंत ही वहां से बोल देते हैं यू मे गो। क्यों बोल देते हैं? इससे क्या होता है हमारा टाइम और खर्चा दोनों बचता है, क्योंकि एक एप्लीकेशन को प्रोसेस करो, देखो, समझो, जानो, तो इसमें काफी टाइम कंज्यूम होगा और बाद में उनको कहना चले जाने में। तो इसीलिए क्या करता है एक प्रीलिमिनरी इंटरव्यू पहले कर लेते हैं, जहां पे जो अनसुटेबल कैंडिडेट होते हैं उनको कह देते हैं कि आप सुटेबल नहीं है। दूसरा, इसके बाद क्या होता है, अब सोचो जिनके पास क्वालिफिकेशंस हैं, एक्सपीरियंस हैं, तो सारे क्राइटेरिया वो फुलफिल कर रहे हैं रिगार्डिंग द पोस्ट, तो उनका क्या होगा? उनको एक एप्लीकेशन ब्लैंक मिलेगा, एक फॉर्म मिलेगा कंपनी की तरफ से जो उनको फिलअप करना होता है। उसमें क्या क्या होंगी? सबसे पहले उसमें एक आइडेंटिफिकेशन फॉर्म होगा जहां पे आपका नाम, एड्रेस, आपका एज रहेगा। फिर उसमें आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशंस रहेंगी, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स रहेंगे, आपका हाइट, वेट वगैरह रहेगा, आपका फैमिली बैकग्राउंड के बारे में पूछा जाएगा, आपके एजुकेशन के बारे में, आप कितना पढ़े लिखे हैं, कितने आप ट्रेन है, कहाँ से आपने ट्रेनिंग की है, अदर कोई एक्टिविटीज आपने की है कि नहीं, कितने सालों का आपका एक्सपीरियंस रहा है, पहले आपने किन किन कंपनियों में काम किया है और यहाँ पर आपको किसने भेजा है या किसके थ्रू आप आए हैं, इफ एनी रेफरेंसेस इज देयर एनी, तो वो चेकआउट किया जाता है। तो एप्लीकेशन ब्लैंक का मतलब क्या हुआ? तो सर समझ में आ ही गया, इसमें नेम, एज और एड्रेस, एजुकेशन, जॉब एक्सपीरियंस सब कुछ आपको फिलअप करना पड़ता है। तो कैंडिडेट सुटेबल है या नहीं, उसके इंटरेस्ट का ये जॉब है या नहीं, तो ये सब जान लेते हैं।
एक टेंटेटिव इन्फरेंस हम यहां से ड्रॉ कर लेते हैं। टेंटेटिव इन्फरेंस मतलब वी आर नॉट श्योर अबाउट द कैंडिडेट वेदर ही विल बी सिलेक्टेड और नॉट, लेकिन इतना तो पता चल जाता है दैट ही और शी हैज गॉट द पोटेंशियल टू बी सिलेक्टेड। सेकंड देखो यहाँ पे, इट ऑल्सो सर्व एज द बेसिस फॉर फ्रेमिंग, और इससे क्या होता है, जानकारियों से पता चल जाता है कि जब इनका इंटरव्यू लिया जाएगा तो उनके लिए हमें क्या क्या क्वेश्चंस फ्रेम आउट करने हैं ताकि उनको इंटरव्यू के वक्त हम ये पूछ सके। तो बेसिकली एप्लीकेशन ब्लैंक का अगर आप ऑब्जेक्टिव्स मानो तो मेरे ख्याल से 3 है, मैंने यहाँ पे लिखा है। सबसे पहले तो स्क्रूटनी हो जाता है, भाई जो अनसूटेबल है वो पहले निकल जाते हैं और लोग सूटेबल है या नहीं पता चल जाता है। फिर इनके लिए इंटरव्यू में क्या क्या क्वेश्चंस हमें प्रिपेयर करने होंगे ये पता चल जाता है। और अगर सपोज करो इनके इस इंफॉर्मेशन में अगर इनका सिलेक्शन नहीं भी होता है तो फ्यूचर रेफरेंसेस के लिए हो सकता है, फिर कभी अगर वैकेंसी क्रिएट हो तो ये लोग को हम दोबारा कांटेक्ट कर सकते हैं। तो बेसिकली ये 2 पहले प्रीलिमिनरी स्टेप्स हैं जो सिलेक्शन प्रोसीजर में कोई भी कंपनी यूज करता है। नाउ द थर्ड स्टेप्स फॉलोड बाय द कंपनी इज अ सिलेक्शन टेस्ट। देखो सिलेक्शन करना किसका था, सबसे पहले हुआ क्या, प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग हो गया। तो जैसे ही प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग हुआ उसके बाद मैंने एप्लीकेशन ब्लैंक दे दिया, तो ये तो समझ में आ गया था कि जिनका मुझे सिलेक्शन करना है वो लोग सुटेबल तो हैं, मतलब उनके पास प्रॉपर क्वालिफिकेशन है, उनके पास प्रॉपर एक्सपीरियंसेस हैं जहां से भी वो आए हो, तो ये चीज तो क्लियर था। लेकिन अब हुआ क्या, आफ्टर स्क्रूटनी अ लिस्ट ऑफ दोस कैंडिडेट इज प्रिपेयर्ड हु विल बी टेस्टेड और इंटरव्यूड। तो ऑब्वियसली जो मैंने बात कही कि अब एक लिस्ट बनाया जाएगा उन कैंडिडेट्स का जिनका मैं टेस्ट या इंटरव्यू लेने वाला हूं। अब देखो हर एक इंसान का अपना फिजिकल और मेंटल एबिलिटीज एंड कैपेबिलिटीज अलग अलग होता है, तो इंडिविजुअल्स में डिफर इन देयर फिजिकल एंड द मेंटल क्वालिटीज। टेस्ट क्यों करते हैं, टेस्ट से क्या पता चलता है, देखो टेस्ट करने से क्या है कि किसी भी एक कैंडिडेट का जो इनर क्वालिटीज हैं वो बाहर आ जाती हैं, पता चलता है कि वो सुटेबल है या नहीं है। तो ये चीजें देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, टेस्ट्स आर हेल्पफुल इन मेजरिंग अ कैंडिडेट सुटेबिलिटी फॉर द जॉब, मतलब वो कैंडिडेट जॉब के लिए सुटेबल है या नहीं है ये पता चलता है। टेस्ट्स आर यूजफुल इन आइडेंटिफाइंग एंड एलिमिनेटिंग, और इससे ये भी पता चलता है कि कौन सा कैंडिडेट सुटेबल है या नहीं है। तो जो अनसुटेबल होगा उसको मैं यहां से भी क्या कर दूंगा। तो कई बार आपके पास क्वालिफिकेशंस हैं, एक्सपीरियंसेस हैं, लेकिन फिर भी जब आपका सिलेक्शन का टेस्ट आता है तो वहां पे आप बेहतर परफॉर्म नहीं कर पाते, तो वहां से भी कुछ लोगों को हम लोग क्या कर देते हैं, बाहर भेज देते हैं। अब इसमें साइकोलॉजिकल टेस्ट भी हो जाता है, जैसे आपका बिहेवियर कैसा है, आपका डोमिनेंस कैसा है, आपका टेम्परामेंट कैसा है, आपका अग्रेशन कैसा है, और डिफरेंट सिचुएशन में आप कैसे रिएक्ट करोगे इसके बारे में भी जानकारी मिलता है। अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद आएगा स्टेप नंबर 4, दैट इज द फाइनल इंटरव्यू। देखो फाइनल इंटरव्यू ये तो सबको पता है, काफी बार आपने बहुत सारे मूवीज में देखा या पर्सनल एक्सपीरियंसेस भी सुने होंगे काफी लोगों के, अपने सीनियर्स के। तो फेस टू फेस कन्वर्सेशन होता है बिटवीन द एम्प्लॉयर एंड द कैंडिडेट। तो जो इंसान मालिक है या जो भी एम्प्लॉयर है जो आपको नौकरी देने वाला है वो एक इंटरव्यू लेता है कैंडिडेट के साथ, वो एक फेस टू फेस होता है। और यहाँ पे 2 बातें बड़ा चेक कर लेता है। पहला तो एप्लीकेशन ब्लैंक में जो इंफॉर्मेशन आपने अपने बारे में दी थी वो एग्जैक्टली आप पॉजेस करते हैं या नहीं है। जैसे आपकी क्वालिफिकेशंस होंगी तो आपके सर्टिफिकेट्स वगैरह को चेक किया जाएगा, आपके एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट्स को देखा जाएगा। इसके अलावा एक्यूरेट एक पिक्चर आपको प्रोवाइड किया जाएगा रिगार्डिंग द जॉब, उनकी क्या क्या एक्सपेक्टेशंस रहेंगी रिगार्डिंग द जॉब, और कंपनीज के क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस है, कैसे यहाँ का कल्चर है, वर्क एनवायरनमेंट है, इसके बारे में आपको जानकारी दी जाएगी। लेकिन इस तरह के इंटरव्यू का ना कुछ डिसएडवांटेजेस भी होता है। क्या होता है देखो मैं बताता हूं। पहला है ये काफी टाइम कंज्यूमिंग है। सोचो सुटेबल कैंडिडेट्स तो बहुत सारे होंगे, अब उन सबका फेस टू फेस इंटरव्यू लेने में आप समझ ही सकते हो कितना टाइम कंज्यूम होता है। तो ये पहला ड्रॉबैक है। दूसरा है टेस्ट ऑफ पर्सनैलिटी। देखो किसी इंसान से अगर मैं बात करूंगा तो मैं उसका पर्सनैलिटी को टेस्ट कर सकता हूं, उसके अंदर अग्रेशन कैसा है, उसका मेंटल टेम्परामेंट कैसा है, कैसे वो मतलब उसका नेचर है, ये सब पता चल सकता है। लेकिन उसमें एक्चुअल में वो स्किल है या नहीं है।
आप सोचो ना, किसी अगर मैकेनिक को मैं अगर लिखना वाला हूँ कोई मशीन ऑपरेट करेगा, तो वहां इंटरव्यू में कैसे बता पाएगा वो मशीन ऑपरेट कर सकता है या नहीं कर सकता है, तो उसके अंदर टेक्निकल स्किल्स है या नहीं है ये तो पता नहीं चलता है। तीसरा देखो प्रॉब्लम क्या है, इनकम्पिटेंसी ऑफ इंटरव्यूअर। देखो इंटरव्यू लेने वाला ही अगर इनकम्पिटेंट हो, क्योंकि उसको प्रॉपर नॉलेज नहीं, तो कई बार ऐसा भी होता है कुछ कुछ कंपनीज में ऐसे लोग इंटरव्यू लेने आ जाते हैं जिनके पास उस जॉब के रिगार्डिंग जो इंफॉर्मेशन या एक्सपीरियंस होना चाहिए वो खुद ही नहीं होता है। और चौथा जो सबसे इंपॉर्टेंट है और ये काफी जगह आजकल चलता है, दैट इज द बायसनेस। बायसनेस वर्ड का ही मतलब आप समझ गए कि कुछ लोगों को फेवरेटिज्म किया जाता है, उनके पास रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन हो या ना हो तब भी उनको नौकरी दे दी जाती है, ये होता है बायसनेस। तो अगर इंटरव्यूअर अगर बायसनेस करे, किसी एक को फेवर करे, तो हो सकता है कि जो सबसे डिजर्विंग कैंडिडेट है वो निकल गया और जो डिजर्व करता ही नहीं है उसको हमने क्या कर दिया, पोजीशन दे दिया। इसके अलावा कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं जब इंटरव्यू लिया जाता है, तो उस माहौल का भी एक रिक्वायरमेंट है। क्या? पहला, वहां पे कोई नॉइज नहीं होना चाहिए और कोई भी इंटरप्शन बार बार कोई भी आके डिस्टर्ब ना करे। वहां पे सिर्फ दो लोग रहें, एक इंटरव्यूअर और एक कैंडिडेट। हाँ, हो सकता है कि इंटरव्यू लेने वालों का एक पैनल बैठ जाए जहां पे 4 या 5 जन हो सकते हैं। एनवायरमेंट शुड बी क्वाइट एंड कॉन्फिडेंशियल, वहां पे जो भी बातें होंगी वो कॉन्फिडेंशियल रहेंगी और एकदम एनवायरमेंट शांत रहना चाहिए, कोई भी नॉइस नहीं होना चाहिए। फ्रीली एंड फ्रैंकली, इसका मतलब क्या है कि हम कैंडिडेट को एट ईज रखेंगे, उसको ये कहेंगे कि आपको जो भी बातें करनी है, जो पर्सनल बातें भी अगर हैं तो आप फ्रीली कहो, फ्रैंकली कहो, और बहुत ही एक अच्छा एटमॉस्फेयर क्रिएट करने का ट्राई किया जाता है। तो ये टोटल पूरा प्रोसेस होता है फाइनल इंटरव्यू का। नाउ द फिफ्थ पॉइंट इन द सिलेक्शन प्रोसेस, द स्टेप्स, ग्रुप डिस्कशन। देखो ग्रुप डिस्कशन आज के टाइम का बहुत ही डिमांडिंग डिस्कशंस है। कैसे? देखो एक इंसान के पास क्वालिफिकेशन हो सकता है, एक्सपीरियंस हो सकता है, लेकिन क्या होता है कभी कभी कुछ लोगों की एबिलिटीज को अगर जज करना है, वेदर दे हैव गॉट द लीडरशिप क्वालिटी और नॉट, तो उसके लिए जीडी सबसे अच्छा प्रोसेस होता है। तो ग्रुप डिस्कशन इज अ यूजफुल मीन ऑफ जजिंग द लीडरशिप एबिलिटी एंड द सोशल ट्रेट्स ऑफ कैंडिडेट्स। तो कैसे किसी भी सिचुएशन में एक इंसान कैसे रिएक्ट करेगा, उस कैसे वो अपने फॉलोअर्स या अपने जूनियर्स को लीड करेगा, कैसे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढेगा, ये होता है ग्रुप डिस्कशन। तो जनरली ग्रुप डिस्कशन में हम एक टॉपिक दे देते हैं जहां पे 8 से 10 कैंडिडेट्स उस पे अपना अपना व्यूज रखते हैं। एक ऑब्जर्वर रहेगा जो हर एक कैंडिडेट के व्यूज को देखेगा, सुनेगा, जानेगा, परखेगा और डिसाइड करेगा कि इनमें से सबसे अच्छा किसने कहा है, कौन किसमें सुटेबल मतलब लीडरशिप क्वालिटीज है या नहीं है, कौन किसका टेम्परामेंट बढ़िया है। तो यहाँ पे लिखा है मेंबर्स ऑफ द ग्रुप इंटरैक्ट विथ वन अनदर, द ऑब्जर्वर रिकॉर्ड्स हाउ मेनी टाइम्स एंड इन व्हाट वे ईच मेंबर रिएक्ट। तो अपना व्यूज वो कैसे सामने रखता है, किस किस बातों में उसने रिएक्ट किया, उसके पॉजिटिव पॉइंट्स कौन कौन से निकल कर आए। तो ग्रुप डिस्कशन से आपको कहीं ना कहीं एक ऐसा कैंडिडेट मिल जाता है जिसके अंदर आपके लीडरशिप क्वालिटीज मिलती हैं। इसके बाद आता है देखो मेडिकल एग्जामिनेशन। जैसे वो बंदा जब बाहर आया कि भाई ये इंसान अच्छा है, इसके अंदर सब क्वालिटीज हैं, क्वालिफिकेशंस तो पहले ही चेक हो गई थी, पर्सनैलिटी पहले ही चेक हो गया था, तो चलो इसमें लीडरशिप क्वालिटीज भी हमने मान लिया। अब इसका हम मेडिकल एग्जामिनेशन कराते हैं कि कोई भी सीरियस डिजीज से ये सफर कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो देखो हर एक बंदा जो भी कंपनी में सिलेक्ट होता है, कंपनी का काम होता है कि उसका पूरा प्रॉपर मेडिकल एग्जामिनेशन कराएं ताकि कोई भी सीरियस डिजीज से सफर ना करे, क्योंकि जिसकी वजह से कंपनी को फ्यूचर में प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। क्योंकि कोई भी एक एम्प्लॉय जब कंपनी ज्वाइन कर लेता है तो उसका मेडिकल एक्सपेंसेस भी कंपनी को ही बियर करना पड़ता है। तो अगर ऐसा कोई सीरियस डिजीज पहले से है तो कंपनी कई बार वो लोग को सिलेक्ट नहीं करती है। लास्ट देखो इसमें इसके बाद एक और पॉइंट आएगा, ये देखो चेकिंग रेफरेंसेस। देखो रेफरेंसेस का मतलब क्या है कि जब भी आप अपना सीवी बनाते हैं या किसी भी कंपनी में अप्लाई करते हैं तो आपके अपने सीवी के नीचे रेफरेंसेस को लिखना पड़ता है। रेफरेंसेस का मतलब होता है कि एटलीस्ट 2 पीपल का आपको वहां पे नाम देना पड़ता है अलोंग विद द एड्रेसेस एंड द कॉन्टैक्ट नंबर, ताकि उनसे कॉन्टैक्ट करके हम आपके बारे में जान सकें, आपका बिहेवियर, आप कैसा
कहाँ रहते हैं, या आपके बारे में जो भी इंफॉर्मेशन उनको चाहिए रिगार्डिंग योर नेचर, तो हर टेम्परामेंट, तो ये सब बारे में जानकारी मिल जाए ताकि आप कैसे इंसान हैं, किस नेचर के हैं, तो ये वही बता पाएंगे जिसके साथ आप रेगुलरली कांटेक्ट में रहते हैं। तो इसीलिए रेफरेंसेस का होना बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाता है। नाउ द लास्ट पॉइंट इज फाइनल अप्रूवल। देखो सारी चीजें हो गई, मेडिकल एग्जामिनेशन, रेफरेंसेस चेक हो गए, उसके बाद एक फाइनल अप्रूवल करना पड़ता है, किसी भी कैंडिडेट को एक अपॉइंटमेंट लेटर देना पड़ता है और उसे कहा जाता है कि आप कल से जॉब ज्वाइन कर सकते हैं या जब भी कंपनी चाहता है। एक बात समझ लो, कोई भी सिलेक्शन का प्रोसेस इतना फुल प्रूफ नहीं होता है कि वहां पे जिसको आपने चुना है वो 100% वर्थ है। कहने का मतलब है ऐसा नहीं कि इसके अलावा कोई सुटेबल कैंडिडेट नहीं था, लेकिन उस दिन बोल सकते हो या उस प्रोसेस में बोल सकते हो कि वो लड़का सबसे अच्छा लगा या वो लड़की सबसे अच्छी आई, इसलिए उनका सिलेक्शन हुआ। तो देखो, द कैंडिडेट्स हु आर फाउंड सुटेबल आफ्टर द मेडिकल एग्जामिनेशन एंड द बैकग्राउंड इन्वेस्टिगेशन आर फॉर्मली अपॉइंटेड बाय इशूइंग द अपॉइंटमेंट लेटर। अच्छा, अपॉइंटमेंट लेटर में आजकल एक क्लॉज आया है। क्लॉज ये है कि जब भी आप कोई कंपनी ज्वाइन करेंगे तो कंपनी आपसे एक बॉन्ड साइन करवा लेता है, जहां पे आप साल या 2 साल के पहले कंपनी छोड़कर नहीं जा सकते। तो आप बाउंड है कि आपको 1 साल या 2 साल, जो भी उस बॉन्ड में लिखा होगा रिक्वायर्ड नंबर ऑफ ईयर्स, उतने साल आपको कंपनी को देने ही पड़ेंगे, पहला। इसके अलावा देखो, क्योंकि मैंने पहले ही कहा कि कोई भी सिलेक्शन प्रोसेस फुल प्रूफ नहीं हो सकता है, उसमें भी कुछ लूप होल्स होते हैं, तो उसको भी अगर पक्का करना हो तो कुछ टेस्ट्स ऐसे होते हैं जिसको कंपनी को परफॉर्म कर लेना चाहिए बिफोर अपॉइंटिंग अ एम्प्लॉय कैंडिडेट। जैसे देखो, पहला इंटेलिजेंस टेस्ट। देखो इंटेलिजेंस टेस्ट का मतलब क्या है कि उसकी मेमोरी कैसी है, वो चीजों को रिटेन कर पाता है कि नहीं कर पाता है, मेंटल अलर्टनेस कैसा है। कई बार होता है ना, कुछ लोग आलसी होते हैं, काम में अच्छे हैं लेकिन आलस बड़ा भरा रहता है उनके अंदर, काम ठीक से नहीं कर पाते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। वोकैबुलरी कहने के बाद जब वो बातें कहता है, उसमें शब्दों का वो इस्तेमाल करता है जूनियर के साथ, सीनियर के साथ, उसको इस चीज का ख्याल रखना चाहिए। एप्टीट्यूड का मतलब क्या होता है? कैपेसिटी टू लर्न द पर्टिकुलर स्किल एंड द पोटेंशियल एबिलिटी। क्या उसके अंदर ये एबिलिटी है कि वो स्किल, जो भी उसको काम दिया जाएगा, उसके रिक्वायर्ड जो स्किल होगी वो अपना सके, ग्रैब कर सके, या कोई भी मैकेनिकल चीजें जो उसको सिखाई जाएंगी क्या उसको ग्रैब कर सकता है कि नहीं। तीसरा देखो, मैंने लिखा है ट्रेड टेस्ट। ट्रेड टेस्ट का मतलब होता है कि जिस काम के लिए अपॉइंट किया गया है उसके लिए आपके पास रिक्वायर्ड नॉलेज और स्किल है या नहीं। फॉर एग्जांपल सोचो, अगर मैं एक टाइपिस्ट को अपॉइंट करूंगा तो मैं क्या देखूंगा कि उसकी टाइपिंग स्पीड क्या है, वो शॉर्ट हैंड जानती है या नहीं जानती है, जानता है या नहीं जानता। अगर मैं किसी अकाउंटेंट को अपॉइंट करूंगा तो मैं उसकी डिग्रीज को देखूंगा उसको बैलेंस शीट का ज्ञान है या नहीं है, उसको लायबिलिटीज एसेट्स जानते हैं या नहीं जानते। तो कहने का मतलब है, ट्रेड टेस्ट का मतलब होता है कि जो भी जॉब के लिए आपको अपॉइंट किया जा रहा है उसके लिए आपके पास नॉलेज और स्किल है या नहीं है। फिर देखो आता है इंटरेस्ट टेस्ट। देखो, हर एक कैंडिडेट का अपना एक फील्ड होता है, अपना एक एरिया होता है, या एक तरह का जॉब होता है जिसमें उसको बड़ा इंटरेस्ट रहता है, तो वो चीज भी देखना पड़ता है कि उसको इंटरेस्ट है या नहीं है उस काम को करने में, और उसका इंटरेस्ट फील्ड कौन सा है। तो ये भी कई बार एम्प्लॉयर चेकआउट करते हैं, क्योंकि क्या होता है कि अगर आपको आपकी इंटरेस्ट का काम दिया जाएगा तो उसको आप बहुत बेहतर तरीके से कर पाओगे। नेक्स्ट आता है पर्सनैलिटी। देखो, पर्सनैलिटी में इंसान क्या देखता है, आपका मैच्योरिटी कैसा है, आपके ह्यूमन रिलेशन है या नहीं है, ठीक है, इस चीज को देखा जाता है। जस्ट मैच्योरिटी होना चाहिए, कोई भी सिचुएशन को हैंडल करने के लीडरशिप क्वालिटीज होनी चाहिए। डेक्सटर्टी टेस्ट का मतलब होता है जैसे भी कोई इंडस्ट्रियल जो फील्ड वर्क का बात आता है, तो वहां पे जब आपको बोला जाता है कोई चीज परफॉर्म करके दिखाएं या अपने हाथों को आप आजमाएं, कैसे वो फील्ड में आपको काम करना है, कोई भी इंडस्ट्रीज वगैरह या फैक्ट्रीज वगैरह में, उसे कहते हैं डेक्सटर्टी टेस्ट। तो ये सब टेस्ट होते हैं जिससे एक कैंडिडेट सुटेबल है या नहीं है वो भी पता चलता है। तो फाइनली ये सारे स्टेप्स थे जो एक कंपनी फॉलो करती है बिफोर सिलेक्टिंग अ कैंडिडेट। द फाइनल पॉइंट इन द सिलेक्शन प्रोसेस, दैट इज द प्लेसमेंट। देखो, ये जस्ट एक पॉइंट है जो मैंने सब कुछ पहले ही बता दिया था आपको। ये फाइनल पॉइंट इसमें क्या लिखा था, सिलेक्टेड कैंडिडेट्स आर पुट अप और पोस्टेड ऑन द एप्रोप्रिएट जॉब। ऑब्वियसली ना, जैसे आपको क्वालिफिकेशन जो चाहिए था, सब कुछ आपके पास था, तो वो जॉब आपको मिल जाएगा। अब उसमें भी अगर आपका इंटरेस्ट एरिया या जो जॉब में लगता है कि आप बहुत सूटेबल हैं, आपके सारे फीचर्स, आपके क्वालिटीज
क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंसेस को देखकर एम्प्लॉयर्स और मैनेजमेंट को जो लगेगा कि आप कौन से जॉब के लिए बेस्ट सूटेड हैं, आपको वो जॉब उन लोग क्या करेगा, दे देगा। इट इज द प्रोसेस ऑफ असाइनिंग स्पेसिफिक जॉब एंड वर्क प्लेस टू द कैंडिडेट्स, तो आपको सूटेबल काम मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपका सिलेक्शन प्रोसेस खत्म हो जाता है। लेकिन एक क्वेश्चन इसमें और भी है जो आप पढ़ सकते हैं बुक में, डिफरेंसेस बिटवीन द रिक्रूटमेंट एंड द सिलेक्शन प्रोसेस। देखो रिक्रूटमेंट का मतलब क्या था, रिक्रूटमेंट का मतलब क्या था कि हमको लार्ज पूल ऑफ कैंडिडेट्स को बनाना है, स्टिमुलेट करना है कि लोग अप्लाई करेंगे। यहाँ पे एम्प्लॉयज को हटाया जाता है। सिलेक्शन के पहले रिक्रूटमेंट होता है और रिक्रूटमेंट के बाद सिलेक्शन होता है। रिक्रूटमेंट को पॉजिटिव माना गया है और सिलेक्शन को नेगेटिव। कुछ ऐसी छोटी छोटी पॉइंट्स हैं जिसको आप आराम से पढ़ सकते हैं घर में। फाइनली ये चैप्टर खत्म हो गया। इस चैप्टर के रिगार्डिंग आपको कोई भी क्वेरीज होगी, कोई भी अगर दिक्कत है तो यू कैन notify me by sending your comments.